दोस्तों, इस दौर के अंधेरे में भी उम्मीदों के चिराग कहीं ना कहीं तो दिखते हैं। अब आज का ही मामला देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों जजों ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार को सचमुच में एक बड़ा झटका दे दिया। पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, खरबों रुपए की जहां खाने हैं, मार्बल हैं, ग्रेनाइट है, इन पहाड़ी जो भी करना है सिर्फ तभी तक किया जा सकता है जब तक कि उससे ऊंचे पद पर बैठा इंसान किसी भी तरीके से एक्शन ना ले। जब वो एक्शन लेता है तो इसी तरीके से एक्शन होता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बड़ा आदेश जारी किया गया है। तीन बड़े जज खुलकर मैदान में आ चुके हैं। सीधे तौर पर भाजपा का या मोदी जी का जो खेल चल रहा था दोस्तों, वो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। क्या खबर सामने निकल कर आई है? गोदी मीडिया ने बहुत बड़ी खबर को छुपा दिया कि किस तरीके से यहां पर तीन जज खुलकर सरकार के विरोध में आए और सीधे तौर पर तत्काल प्रभाव से उनके ऊपर रोक लगा दी गई है। क्या खबर सामने निकल कर आई? गोदी मीडिया ये क्यों छुपा रहा है? ये सारी तस्वीरें हम आपको साथ इस रिपोर्ट के अंदर शेयर करेंगे। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार मौजूद है, दीपक शर्मा। आप उनकी इस रिपोर्ट को देखिए। नमस्कार, मैं दीपक शर्मा, मेरे यूट्यूब मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, इस दौर के अंधेरे में भी उम्मीदों के चिराग कहीं ना कहीं तो दिखते हैं। अब आज का ही मामला देखिए। आज सुप्रीम कोर्ट के इन तीनों जजों ने कहीं ना कहीं मोदी सरकार को सचमुच में एक बड़ा झटका दे दिया। पिछले कुछ दिनों से मोदी सरकार ये जो अरावली की पहाड़ियां हैं, गुजरात में, राजस्थान में, हरियाणा में, दिल्ली में, खरबों रुपए की जहां खाने हैं, मार्बल हैं, ग्रेनाइट है, इन पहाड़ियों को माइनिंग माफिया के हाथ में सौंपना चाहती थी, बिल्डरों के हाथ में सौंपना चाहती थी। और आज सुप्रीम कोर्ट ने इस खरबों के खेल पर रोक लगा दी। तो झटका तो खा गए मोदी जी, उनके मंत्री भी, सिस्टम। अब सुप्रीम कोर्ट ने जैसे ही रोक लगाई इस खेल पर, तो विपक्ष ने कहा कि भाई ये जो सरकार है, इसका ये जो खरबों रुपए का ये जो खेल था, ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गया है, बेनकाब हो चुका है। और मोदी जी के जो मंत्री हैं, भूपेंद्र यादव, पर्यावरण मंत्री, इनको इस्तीफा देना चाहिए। हम मानते हैं कि अरावली पर्यावरण के नजरिए से एक बड़ा संवेदनशील मामला है। मैं इसको हार या जीत नहीं देख मानता हूं। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि भूपेंद्र यादव जी को इस्तीफा देना चाहिए। सिर्फ एक ही मांग है, क्योंकि उन्होंने हमारे ऊपर एक गंभीर आरोप लगाया, आज सुप्रीम कोर्ट में साबित हो गया। अब दोस्तों, जो भी मामला मंत्रालय में जाता है, फिर उस पर एक्सपर्ट कमेटी बैठती है, फिर कागज पत्तर तैयार होते हैं, फिर सुप्रीम कोर्ट जाता है, हाई कोर्ट जाता है, वो मामला बड़ा पेचीदा हो जाता है और हम लोगों को अक्सर समझ में नहीं आता। लेकिन बहुत आसानी के साथ कहना चाह रहा हूं कि अरावली का जो मामला है, या यूं कहूं अरावली पहाड़ों की जो लड़ाई है, ये दो लोगों के बीच में थी। एक तरफ पहाड़ बेचने वाली मोदी सरकार थी, क्योंकि चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, चाहे गुजरात हो, हर जगह डबल इंजन की सरकार है, ऊपर हर जगह डबल इंजन की सरकार है। तो ये जो पहाड़ बेचने वाले लोग थे, ये दरअसल सरकार थी। और दूसरी तरफ पहाड़ बचाने वाले लोग थे, जो जनता थी। यानी ये जो लड़ाई थी अरावली की, ये पहाड़ बेचने वाली सरकार और पहाड़ बचाने वाली जनता के बीच में थी। और आज यानी सरकार वर्सेस जनता थी। देखा, जनता के साथ खड़ी हो गई। यानी सुप्रीम कोर्ट के जो तीनों जज थे, ये भी पहाड़ बचाने वाली जनता के साथ खड़े हो गए और पहाड़ बेचने वाली सरकार को बेनकाब कर दिया। पहाड़ बेचने वाली सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने आज सरकार को तो झटका दिया, लेकिन उससे बड़ा झटका सरकार की गोद में बैठे माइनिंग माफिया और बिल्डर लॉबी को भी दे दिया। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि अगले आदेश तक जो भी माइनिंग, चाहे गुजरात हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे राजस्थान हो, जो भी माइनिंग हो रही है, किसी भी मकसद से तत्काल प्रभाव से उस पर रोक लगाई जाती है। यानी रोक लगाने के आदेश दिए गए। उधर सच्चाई यह है कि ये जो माइनिंग माफिया, इसके पीछे है कौन? दरअसल ज्यादातर जो पट्टे हैं, माइनिंग के जो पट्टे हैं, खनन के जो पट्टे हैं, ये या तो किसी पुलिस अफसर के परिवार के नाम है, या किसी आईएएस ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट, उसके नाम है, किसी सेक्रेटरी के नाम है, या फिर नेताओं का जो परिवार है उनके नाम पर पट्टे, किसी की बीवी, किसी का भाई, किसी का भतीजा, किसी के चाचा,
इन्हीं रिश्तेदार नातेदारों के नाम है। यानी कुल मिलाकर आप कह सकते हैं जो व्हाइट कॉलर क्राइम होता है, जिसमें ब्यूरोक्रेट, नेता, नौकरशाह और माफिया होता है, ये सारा खेल उन्हीं लोगों से जुड़ा है। कि जितने भी खनन के पट्टे हैं, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे राजस्थान में, चाहे गुजरात में है, और चाहे इससे पहले दिल्ली में थे, वो ज्यादातर सब सत्ता से जुड़े हुए लोगों के हैं। उसमें अधिकारी भी शामिल हैं, नेता भी शामिल हैं, और प्रभावशाली उद्योगपति भी शामिल हैं जो खनन कार्य में ही लगे हुए हैं। अब दोस्तों इस खेल को भी थोड़ा सा समझ लेते एक लाइन में कि खेल था क्या मोदी जी के, मंत्री जी का। अब मोदी जी के जो मंत्री हैं बड़े खास हैं, हालांकि अमित शाह के भी खास हैं, मोदी जी के भी खास हैं, भूपेंद्र यादव जी। भूपेंद्र यादव जी ने एक एक्सपर्ट कमेटी, क्योंकि पर्यावरण मंत्री हैं तो इन्हीं के अंडर में एक्सपर्ट कमेटी भी थी, इन्होंने एक्सपर्ट कमेटी बनाई और उस एक्सपर्ट कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में एक रिपोर्ट पेश की जिस पर पिछला फैसला आया था। अब ये रिपोर्ट में क्या कहा गया था? इस रिपोर्ट में एक्सपर्ट्स ने कहा, यानी मंत्री जी के एक्सपर्ट्स ने कहा कि साहब अरावली में 100 मीटर से नीचे जो पहाड़ हैं उन्हें पहाड़ ना माना जाए, उसे पहाड़ ना माना जाए, 100 मीटर से नीचे, यानी वहां पर माइनिंग या बिल्डिंग एक्टिविटी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी की जा सकती है, करने की इजाजत हो। इत्तेफाक देखिए कि पूरे अरावली, गुजरात से लेकर हरियाणा यहां तक दिल्ली तक है, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा, यहां पर ये जो अरावली पहाड़ियां हैं उसमें ज्यादातर पहाड़ियां 100 मीटर के नीचे ही हैं। और फैक्ट्स हमें बताते हैं, अगर फैक्ट्स आप देखें तो 12,081 पहाड़ियां, 12,000 से ज्यादा पहाड़ियां 100 मीटर के नीचे हैं, और सिर्फ 1,048 पहाड़ियां 100 मीटर के ऊपर है, यानी 90% से ज्यादा पहाड़ियां 100 मीटर के नीचे। यानी पूरे अरावली, चारों राज्यों में 90% से ज्यादा जगह, जमीन मोदी सरकार इस फैसले के जरिए बिल्डर लॉबी को, माइनिंग लॉबी को, माइनिंग माफिया को हाथों में सौंप रही थी। और आपको ये तो पता ही है मंत्री कि माइनिंग माफिया का एक बड़ा हिस्सा मुनाफे का किसकी जेब में जाता है, ये तो पता ही है। अब दोस्तों जब ये फैसला बाहर आया, पब्लिक डोमेन में आया, तो जो जनता को पता लगा, तो चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, एनवायरमेंटलिस्ट हो, या जनता हो, आम जनता हो, आम आदमी हो, सब के सब प्रोटेस्ट करने लगे। और ये प्रोटेस्ट जैसे जंगल की आग होती है, गांव गांव फैलने लगा, हर जगह प्रोटेस्ट होने लगे कि साहब माफिया जो है और बिल्डर जो है इन जमीनों को खरीद कर नदियां सुखाने जा रहा है, तालाब सुखाने जा रहा है, पॉल्यूशन फैलाने जा रहा है। और ऐसी गजब की आप कह सकते हैं जनता की जो क्रांति थी, आंदोलन था, अनशन था, वो पहले नहीं देखा गया। अब जब ये गांव गांव ये जब आंदोलन चलने लगा हर जगह, तो सरकार तो चुप हो गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के ये जो 3 जज हैं सामने आ गए। चीफ जस्टिस ने कहा कि नहीं, इस मामले में हमें दखल करना ही पड़ेगा, मामला पर्यावरण का है। और तब जाके आज ये आदेश हुआ है। इस आदेश में जहां मोदी सरकार की किरकिरी हुई है, वहीं अपना पुराना फैसला सुप्रीम कोर्ट ने उस पर भी स्टे लगा दिया और कहा कि जितनी माइनिंग है तुरंत बंद की जाए। अब दोस्तों अगर मोदी सरकार के खेल को आपको समझना है, पर्दे के पीछे कैसे खेल हर जगह डबल इंजन की सरकार, बात सही है, कमीशन का, तो फिर इस मामले को भी समझना होगा। और आज मैंने इत्तेफाक से आपके लिए 2 एक्सपर्ट मैं ऐसे लाया हूं जो इस पूरे आंदोलन में भीतर तक जुड़े हुए हैं। एक तरफ हमारे साथ कैलाश मीना साहब हैं जो मोर्चा, यानी सरकार वर्सेस जनता थी, की जीत भी हुई, और दूसरी तरफ हमारे साथ वेद प्रकाश विद्रोही हैं जो इस मामले को लेकर जेल तक चले गए। इन दोनों एक्सपर्ट्स को आप सुनिए क्या खेल है और कैसे खेला जाता है। आज सारा सच आपके सामने होगा। पहाड़ बेचने वाली सरकार को कि भाई ये जो मोदी सरकार ने किया, जाहिर तौर पर मोदी का मंत्री मोदी के इशारे पे ही करेगा जो कुछ करेगा, बिना मोदी के पत्ता नहीं हिलता इस सरकार में। तो मंत्री की क्या हैसियत भूपेंद्र यादव की। मैं ये जानना चाह रहा हूं कि ये जो सरकार करना चाह रही थी, इसके पीछे मकसद क्या था, किसको ऑब्लाइज करना था, किसको फायदा पहुंचाना था, ये मैं जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप पूरे आंदोलन में अंदर तक इसमें जो है घुसे हुए हैं। देखिए, मैं पिछले 30 साल से अरावली को बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, तो पूरा जीवन इसमें लगा दिया, क्योंकि ये हमारे अस्तित्व का सवाल है। पूरी माइनिंग लॉबी गुजरात से लेके दिल्ली तक, ऐसा कौन सा विशेषज्ञता थी उस कमेटी की कि जो अरावली की बदहाली है, 25% अरावली जो माइनिंग माफिया ने, माइनिंग लॉबी ने पूरी खत्म कर दी,
उसकी वजह से दिल्ली में प्रदूषण, उसकी वजह से उत्तर भारत में प्रदूषण, उसकी वजह से हीट वेव की दिक्कतें, उसकी वजह से पानी की दिक्कतें। पानी White रिचार्ज collar crime। जिस पैमाने पर अरावली करती है, हम इन सब बातों पे कमेटी ने कहीं ध्यान नहीं दिया, लेकिन माइनिंग लॉबी के मुनाफे की तरफ उनका ध्यान गया कि कैसे इसको जो गिद्ध की तरह नोच रहे हैं, लोगों के जीवन पे की कीमत पर ये जो अरावली का खनन हो रहा है, उस पर लोग जी। सारी छोटी छोटी नदियां नष्ट कर दी इन्होंने। राजस्थान में 32 ब्लॉक में पीने लायक पानी है, पीने के पानी की स्थिति नहीं है। कितनी खेती बंजर हो गई, इस पे कमेटी को अध्ययन करना चाहिए था। कितने लोगों की आजीविका खत्म हो गई, इस पे अध्ययन करना चाहिए था। इसके बजाय इन्होंने तुरंत आनन फानन में कि अरावली की ऊंचाई कम है, ज्यादा है, क्या है, 100 मीटर तक है, उससे भी अरावली नहीं है, उससे 10 मीटर की जो पर्वतमाला है वो रोकेगी कि नहीं, रेगिस्तान का विस्तार रोकेगी कि नहीं, ये 10-10, 5-5 मीटर के जो पठारी इलाका है उसमें से नदियां निकलती हैं, उनका क्या होगा? जो खत्म हो गई वो नदियां जीवित होंगी या नहीं होंगी दोबारा से? इन सवाल पे कमेटी को अध्ययन करना चाहिए था। नहीं, तो लेकिन आप क्या कमेटी कहना चाह रहे हैं कि जो माइनिंग माफिया है और सरकार, उसके बीच में साठगांठ है, पैसे की बंदरबांट है, बिल्कुल। पैसे का खेल है ये? देखो, माइनिंग माफिया ऊंचे और पहाड़ ना सरकार के माना बीच में जाए, 100 साठगांठ मीटर है, से नीचे। क्योंकि पिछले महीने, कुछ महीने पहले सरिस्का को डिफॉरेस्ट करने की बात चली थी और की जा सकती है, ये एक करने की हफ्ते इजाजत में हो। ही फाइल नीचे से ऊपर तक चली गई। और जब सुप्रीम कोर्ट में हम लोगों ने हल्ला मचाया, कुछ से मैं भी इंटरवीनर था कि भाई आप ये क्या कर रहे हैं? जहां टाइगर घूमता है उसकी पेरा फेरी है उस इलाके को डिफॉरेस्ट करके, क्योंकि उस इलाके में माइनिंग का काम था, उस इलाके में मार्बल का, अच्छी क्वालिटी का मार्बल था, उस पर नजर थी। आज भी अरावली विश्व की सबके प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। यहाँ के लोगों का, हिंदुस्तान के पूरे उत्तर भारत के लोगों के जीवन का ख्याल न करते हुए, क्योंकि इसका पत्थर सबसे मजबूत है, इसके अंदर तरह तरह के मिनरल्स हैं, इनकी नजर उस पे है। ये लोगों के जीवन के कीमत पर ये माइनिंग लॉबी के आगे झुककर और उनको आगे देना चाहते हैं। कैलाश साहब, मेरा जो दूसरा सवाल है कि चार राज्यों में अरावली पहाड़ियां हैं। उनके दिल्ली मंत्री हो गया, भी। हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, गुजरात हो गया, और ये चारों राज्य में इत्तेफाक से डबल इंजन की सरकार है। यानी राज्य सरकार भी बीजेपी की और केंद्र में तो मोदी जी हैं ही, जिनका फैसला थोपा गया था। क्या ये जो डबल इंजन की सरकार है, यहाँ खूब जमकर माइनिंग माफिया को बढ़ावा दिया जा रहा है, खूब माइनिंग हो रही है इन चारों राज्यों में जहाँ डबल इंजन की सरकार है? बिल्कुल बिल्कुल खुल के हो रही है। हरियाणा में तो नाम मात्र के एक महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट बचा है, अरावली पूरी तरह से हम 1-1.5 डिस्ट्रिक्ट में थोड़ी बहुत बची है, पूरी खत्म कर चुके। राजस्थान में जिस स्पीड से जो हो रही है, मैं जिस इलाके में आंदोलन आज हो रहा है उस इलाके से 2000 ट्रक इलीगल उसके पर डे, ये स्वतंत्र पत्रकारों ने भी हमने कहा था, आप देखिए, उन्होंने भी माना है कि 2000 ट्रक इलीगल पर डे निकलते हैं। आप उस इलाके की 2000 ट्रक पर डे कंक्रीट है, मार्बल के भी कुछ है, और ज्यादा कंस्ट्रक्शन वर्क के जो निकलते हैं, रोडियों के, पत्थरों के। हाँ, तो आप ये अंदाजा लगाइए। मैं एनजीटी में 2 केसों में मेरे पक्ष में फैसला हुआ है, सोता नदी और काटली नदी। आज तक मैं उस फैसले को लिए घूम रहा हूँ। चीफ सेक्रेटरी से मेधा पाटकर आई थी, डबल इंजन की सरकार फैसला जो हुआ है, हम इस देश को कानून के मानने वाले हैं, आप इसको स्वीकार करिए। मुझ पे 2 दर्जन के लगभग मुकदमे दर्ज हुए, मुझे 8 बार मारने की, जान से मारने की कोशिश हुई, लेकिन फिर भी हम इसके देश के कानून में हमारी दृढ़ आस्था है। हम कानूनी तरीके से, यानी सरकार वर्सेस जनता थी, संरक्षण चाहते हैं। मैं एक चीज जानना चाह रहा हूँ, आपने एक बड़ी बात कही, आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, हाई कोर्ट का ऑर्डर है, अदालत के आदेश है कि भाई इस इलाके में माइनिंग नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद आप कह रहे हैं माइनिंग, पहाड़ बेचने वाली सरकार को, मतलब गैर कानूनी माइनिंग है, इलीगल माइनिंग है। तो ये इलीगल माइनिंग क्या इन चारों स्टेट में हो रही है, या सिर्फ राजस्थान में हो रही है, या हरियाणा में हो रही है? चारों स्टेट में हो रही है। जिस ढंग की जो स्थिति बनी है वो चार, मतलब राजस्थान में भी है, राजस्थान में भी, हरियाणा में भी। जी, राजस्थान का आप उठा के देख लीजिए, विभिन्न हिस्सों के समाचार पत्रों को इनको उठा के देख लीजिए, हर दिन आंदोलन हो रहा है, सिरोही से लेके दिल्ली तक, हरियाणा तक आंदोलन हर दिन। पुलिस क्या इलीगल माइनिंग से डरती है, माफिया से झुकती है, या क्या वजह है जो पुलिस रोक नहीं पाती? देखिए, मैंने सवाल पहले भी उठाया था, पिछली सरकार के समय भी उठाया था। राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की थी, मैं उनके सामने भी कहा था,
और मुख्यमंत्री वहां मौजूद थे। मुख्यमंत्री ने स्वीकार किया कि माइनिंग की लॉबी बहुत मजबूत लॉबी है। मैं राजस्थान के मुख्यमंत्री जी से आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि पुलिस के White कितने बड़े collar अधिकारी crime। हैं जिनकी माइनिंग में उनके पत्नी के नाम से, बेटे के नाम से, भाई के नाम से उनकी वो खाने हैं। पॉलिटिशियन कितने उनकी पार्टी के हैं जो विभिन्न पदों पे हैं, उनके उनकी खानों में हिस्सेदारी है। कितने ब्यूरोक्रेट हैं जिनकी खानों में हिस्सेदारी है। और जब भी कोई लोग अपनी आवाज उठाते हैं कि उनका खेत का नुकसान हो रहा है, उसका घर पे पत्थर आ रहे हैं, उनके पशु मर रहे हैं या जनहानि की आशंका है, तो उन लोगों पे बुरी तरह से दमन होता है, उन पे झूठे मुकदमे लगाए जाते हैं, उनको हिरासत में यातनाएं दी जाती है। आपने कहा, कैलाश जी ने कहा, दोस्तों कैलाश जी बता रहे हैं कि जो माइनिंग होती है, जहां मार्बल की माइनिंग हो रही है या बाकी कंस्ट्रक्शन का मटेरियल उसकी माइनिंग हो रही है, उसमें जो पट्टे हैं, जो माइनिंग की लीज है, वो या तो किसी नेता की पत्नी के नाम पे है, बेटे के नाम पे, किसी आईपीएस ऑफिसर यानी पुलिस ऑफिसर के बेटे के नाम पर है, या फिर किसी ब्यूरोक्रेट यानी आईएएस ऑफिसर या किसी नौकरशाह के नाम पे। तो ये नेक्सस है, पुलिस है, वहां पर ब्यूरोक्रेट है और पॉलिटिशियन है। इन लोगों के नाम पर माइनिंग की लीजेस हैं, यही माइनिंग कर रहे हैं, और ये जो माइनिंग माफिया है सबसे स्ट्रांग है, और जो इनके खिलाफ आवाज उसे उठाता है पहाड़ ना माना उसको जाए, 100 कहीं ना मीटर से कहीं नीचे। उसको या तो उसकी हत्या कर दी जाती है या आवाज दबा दी जाती है। मैं एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछ रहा हूं, क्या की जा आपको सकती है लगता या है करने की इजाजत हो। मीना साहब कि सुप्रीम कोर्ट के आज के इस फैसले के हम्म। बाद कहीं ना कहीं लगाम कसेगी, मोदी की आंखें खुलेंगी, मोदी जी की? देखिए, आंखें खुलनी चाहिए, क्योंकि इस सुप्रीम कोर्ट के 20 नवंबर के फैसले के बाद पूरे गांव-गांव में लोगों को एक जो अलग-अलग लड़ रहे थे, घुटन थी, वो पर्दा खुला एकदम से, लोग सामने आए कि ये तो हमारा अस्तित्व का सवाल। इसलिए इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में इतनी बड़ी आबादी के जीवन के सवाल पे किसी के मुनाफे के लिए उनको ये नहीं करना चाहिए। पूरी अरावली को मैं आपके माध्यम से कहता हूँ संरक्षित घोषित करना चाहिए, और निर्माण की वैकल्पिक व्यवस्था जो विदेशों में है उसको इजाद करना चाहिए, और इससे जो बड़े पैमाने पे आजीविका के साधन खत्म हुए उन लोगों के उनके पुनर्वास की मंत्री बात भी। करनी चाहिए। और ये अरावली का एक बात मैं आपसे कहता हूँ कि आप जंगल का किसी भी चीज को पुनर्निर्माण कर सकते हैं, लेकिन अरबों साल पुरानी अरावली को कैसे बनाओगे, नहीं बना पाओगे खत्म होने के बाद। इसलिए इसका तुरंत संरक्षित घोषित करें, यही मेरी। हमारे साथ इस वक्त वेद प्रकाश विद्रोही जी भी जुड़ गए। वेद प्रकाश जी, बहुत बहुत स्वागत है। मैं भी कैलाश मीणा जी से बात कर रहा था। कैलाश मीणा जी का ये कहना है कि चाहे राजस्थान हो चाहे गुजरात हो, ये जो माइनिंग हो रही है जिसको कहीं ना कहीं सरकार संरक्षण दे रही है, या तो आईपीएस ऑफिसर या आईएएस ऑफिसर या एमपी एमएलए मिनिस्टर, इनके नातेदार, रिश्तेदार, बच्चे, पत्नी, यही लोगों के नाम पट्टे। क्या ये बात सही है? दीपक जी, आपको और मीणा जी को नमस्कार। ये कटु सत्य है कि जितने भी खनन के पट्टे हैं, चाहे वो हरियाणा में है, चाहे राजस्थान में, चाहे गुजरात में है, और चाहे इससे पहले दिल्ली में थे, वो ज्यादातर सब सत्ता से जुड़े हुए लोगों के हैं। उसमें अधिकारी भी शामिल हैं, नेता भी शामिल हैं, और प्रभावशाली उद्योगपति भी शामिल हैं जो खनन कार्य में ही लगे हुए हैं। क्या ये बात सही है विद्रोही जी कि जहां भी माइनिंग हो रही है, बड़े पैमाने हर पे जगह डबल इलीगल इंजन की माइनिंग हो रही सरकार, है, बात सही वहां है। हफ्ता बंधा रहता है और पैसा थाने से लेकर ऊपर तक जाता है सरकार में? निश्चित रूप से उस सरकार में जाता है। उसका उदाहरण आपके सामने, हरियाणा में एक डीएसपी की मौत हो गई थी। और जो ये अरावली का मुद्दा है, अगर आप इसको गहराई से अध्ययन करोगे तो राजस्थान का तो 2000 सरकार का मामला है। वर्सेस 2000 जनता में थी। राजस्थान में गया था, तब ये मामला कोर्ट में हो गया था। जिनको पट्टे मिल गए थे, कुछ स्टे हो गया था। पर ये जो सारा मामला खुला है दोबारा, वो हरियाणा के कोट पहाड़ को लेकर खुला है। फरीदाबाद के अंदर पहाड़ जब बेचने वाली बैन सरकार लग गया था तो एक पहाड़ बचा था कोट केवल, जो बिल्कुल गुड़गांव के पास और लगा हुआ है। उस पहाड़ में खनन होता था। 2015 में जब उस पहाड़ पर भी खनन जब रोक लगा दी, तब हरियाणा सरकार लगातार प्रयास कर रही थी, बीजेपी की सरकार, की एक खनन खुलवाया जा सके। और इस खनन को इसलिए खुलवाया जा सकते ताकि वो जो समतल जमीन इन्होंने अवैध खनन कर बनवा दी, उसको ये लोग बिल्डरों को बेच सके। कैलाश जी भाई, आप पूरे क्षेत्र में आंदोलन कर रहे हैं, आप खुद कह रहे हैं कि कई सालों से आप इस पूरे मसले में लगे। मोदी जी का कहना है कि उनके पास ड्रोन है, उस ड्रोन से वो हिंदुस्तान में देख लेते हैं कहां गड़बड़ हो रही है। क्या मोदी जी का ड्रोन आया आपके राजस्थान में? अरे ड्रोन आता तो ये क्यों होता?
आप सोचिए, अगर हम ये कह रहे हैं कि आप ड्रोन से सर्वे करिए, सैटेलाइट से सर्वे करिए अरावली का, और इलीगल ये जो हो रहा है उसको व्हाइट रोकिए। कॉलर क्राइम। हम रात को सड़कों पे घूमते हैं, हर दिन कोई ना कोई घटना घटती है। मैं जिस इलाके में ओवरलोड ट्रक से कितने लोग मारे जाते हैं, 11 महीने में आंकड़ा है, हर महीने 3-4 का, एक छोटे से इलाके का। अगर ड्रोन आता तो ये सब होता ही नहीं। वेद जी, सिर्फ 1 मिनट से भी कम समय है, मैं ये जानना चाह रहा हूं, नरेंद्र मोदी उन्होंने कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो फिर ये राजस्थान में लोग कैसे खा रहे हैं, गुजरात में कैसे खा रहे हैं, हरियाणा में कैसे खा रहे हैं? यहाँ तो मोदी जी की सरकार है, ऊपर भी नीचे भी सारे भारी डबल इंजन की सरकार भ्रष्टाचार है, है, कहीं कहीं ट्रिपल इंजन की सरकार है। भारी भ्रष्टाचार है। मैं तो कह रहा हूं ड्रोन की जरूरत ही नहीं है। मैं आपको कह रहा हूं, आप रात को अपना कैमरा लेकर निकल पड़िए, आप देख लेंगे कि ट्रक आ रहे हैं, भारी मात्रा में पैसा लिया जाता है। और हरियाणा के एक मंत्री होते थे धनखड़ साहब, जो इनके बाद में अध्यक्ष बने, उन्होंने तो बाकायदा चिट्ठी लिखी थी कि भाई जो ये डंपर है ओवरलोडेड, इनसे भारी पैसा लिया जाता है। इंक्वायरी हुई थी, 6 जिलों के डीसी पकड़े गए थे, जो उनके पास ही ये आरटीए का जी चार्ज होता था। और खुद वो तो रिकॉर्ड में है कि उसे पहाड़ ना 120 माना करोड़ जाए, 100 रुपए का मीटर से घोटाला नीचे हरियाणा के अंदर ओवरलोडिंग ट्रकों का था, और वो अवैध खनन का था। तो ये तो की जा भारी सकती मात्रा है, में ये खा रहे हैं। करने की उसकी तो इजाजत हो। बाकायदा एफआईआर भी दर्ज हुई थी हरियाणा के अंदर, पर हुआ कुछ दोस्तों, नहीं। एक बात सारे मामले को बात रफा समझना, दफा करके दोनों एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, कैलाश मीणा जी हैं, वेद प्रकाश जी हैं, विद्रोही जी हैं। 25, 30, 35 साल से दोनों मैदान पे माइनिंग माफिया से लड़ रहे हैं। अरावली के पहाड़ को, अरावली के एनवायरनमेंट को, पर्यावरण को बचाने के लिए कई आहुतियां दी गई। इन दोनों का कहना है, विद्रोही जी जेल गए, ऐसा ही सलूक जो है वो मीणा जी के साथ किया गया। खैर, आज इनकी जीत हुई एक तरह से। इन दोनों का कहना है कि माइनिंग माफिया दरअसल उसके जो पर्दे के पीछे माइनिंग माफिया की जो लगाम है वो नेताओं के हाथ में, उनके परिवारों के हाथ में, आईएएस ऑफिसर्स के हाथ में, आईपीएस ऑफिसर्स के हाथ में। यानी पुलिस कप्तान हो या जिला अधिकारी हो, कमिश्नर हो या फिर चीफ सेक्रेटरी हो या फिर मंत्री हो, सांसद हो, विधायक हो, उनके पूरी मंत्री की भी। पूरी आप कह सकते हैं कि जो तंत्र है, जो सिस्टम है मोदी जी का डबल इंजन का, सब के सब कहीं ना कहीं इस माइनिंग के पैसे में उनकी लार टपक रही है। और जो उसके खिलाफ आवाज उठाता है वो विद्रोही जी की तरह जेल भेज दिया जाता है। और कई आहुतियां लोगों ने दी हैं। बहरहाल, बहुत बहुत शुक्रिया विद्रोही साहब, आज इस प्रोग्राम में आए, सच्चाई से आपने चीजों को सामने रखा। मीणा साहब, आपका भी बहुत बहुत थैंक्स। अभी आपको आंदोलन अपना शुरू करना है, मुझे तो लगता है अभी फिलहाल आप धन्यवाद दीजिए जनता को, जिनके दबाव की वजह से सुप्रीम कोर्ट को भी नतमस्तक होना पड़ा, अपने फैसले को पलटना पड़ा। थैंक यू सो मच बोथ ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग दिस प्रोग्राम। थैंक यू सो मच। दोस्तों, आप लोगों ने इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखा। वीडियो के अंदर साफ तौर पर बात की गई है कि किस तरीके से अरावली का जो मुद्दा है, अरावली के अंदर जो खनन का मामला चल रहा है दोस्तों, जो पहाड़ों को काटने की कोशिश की जा रही है, जिन पहाड़ों को हटाने की कोशिश की जा रही है, उस चीज पर चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने सीधे तौर पर पूरी तरीके से रोक लगा दी है कि पूरे तरीके से वहां पर अभी रोक लगा दी जाए। दावा किया जा रहा है कि इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा खेल चल रहा था, जो पूरी तरीके से एक्सपोज हो चुका है। पूरी तरीके से तस्वीरें सामने यहां पर दीपक शर्मा ने खोल खोल कर आप लोगों के सामने रख दी है। लेकिन गोदी मीडिया के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि वो ये तस्वीरें आप लोगों को दिखा सके, ये सच्ची न्यूज से आप लोगों को रूबरू करा सके। लेकिन यहां पर बेबाक पत्रकार दीपक शर्मा ने A to Z इस पूरे मामले को खोलकर आप लोगों के सामने रखा। आप लोगों ने इस रिपोर्ट को देखा, सुना। आप लोग इस रिपोर्ट के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।